पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, भारत में विविध परंपरागत त्योहार मनाए जाते हैं और हमारे ये पारंपरिक त्योहार फसलों और मौसम पर आधारित हैं। इनकी रंगारंग संस्कृति हमें मोह लेती है और अभी बीते दिनों मकर संक्रांति, उत्तरायण सहित तमाम पर्व देश के विभिन्न हिस्सों में मनाए गए। असम और पूर्वोत्तर भारत में एक ऐसा ही विशेष पर्व इन दिनों मनाया जाता है। इसे कहा जाता है माघ बिहू। और माघ बिहू खासतौर पर असम के साथ साथ पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जिसमें परंपरा की हमें एक अद्भुत झलक देखने को मिलती है। धान की कटाई के बाद मनाया जाने वाला ये पर्व बहुत विशेष है। इसमें हमें जहां एक तरफ नृत्य और संगीत का एक पारंपरिक स्वरूप देखने को मिलता है और वहीं पारंपरिक भोजन और परंपरागत तरीकों से मनाए जाने वाले इस पर्व से हमें वहां एक अलग सामुदायिक सद्भाव देखने को मिलता है। तो आइए हम अपने श्रोताओं को पूर्वोत्तर डायरी के आज के अंक की शुरुआत में माघ बिहू पर एक खास रिपोर्ट सुनवाने जा रहे हैं। इस सप्ताह पूरे असम में माघ बिहू का पर्व पूरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोगों ने सामूहिक भोज और पारंपरिक आयोजनों में भाग लिया। उरुका की रात को गांवों में भेला घर बनाए गए और अलाव जलाकर सामूहिक भोजन किया गया। अगले दिन लोगों ने मेजी प्रज्वलित कर सुख समृद्धि की कामना की। माघ बिहू के अवसर पर घरों में पीठा, लारू और अन्य पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और लोक खेलों का भी आयोजन किया गया। असम और पूरा पूर्वोत्तर भारत प्रकृति से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। यहाँ के लोगों का जीवन जंगल, नदी, पहाड़ और खेतों के साथ चलता है। ब्रह्मपुत्र जैसी नदियाँ खेती और रोजमर्रा की जरूरतों का आधार हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोग खेती, मछली पकड़ने और वनों पर निर्भर रहते हैं। यहाँ के त्योहार, भोजन और परंपराएं मौसम और फसलों से जुड़ी होती हैं। लोग प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के बजाय उनके साथ संतुलन बनाकर जीवन जीने की कोशिश करते हैं और बिहू प्रकृति और मानव जीवन के इसी संबंध का त्योहार है। बिहू की परंपरा बहुत प्राचीन मानी जाती है और इसकी जड़ें असम के कृषि आधारित समाज में हैं। जब असम में लोग पूरी तरह खेती, जंगल और नदियों पर निर्भर थे, तब ऋतु परिवर्तन उनके जीवन को सीधे प्रभावित करता था। इसी कारण खेती के अलग अलग चरणों को उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा विकसित हुई, जिसे बिहू कहा गया। माना जाता है कि बिहू शब्द संस्कृत के बिशु से जुड़ा है, जिसका अर्थ है देवताओं से आशीर्वाद और समृद्धि की कामना करना, विशेष रूप से फसल से पहले। वहीं कुछ विद्वान इसे दिमासा और बोडो भाषाओं से जोड़ते हैं, जहां बिशु का अर्थ अत्यधिक आनंद होता है। बिहू का एक और अर्थ दिमासा और बोडो भाषा से ही निकलती है, जहां इसे बी यानी मांगना और हु यानी देना के रूप में भी समझा जाता है। बिहू
केवल एक त्योहार नहीं है, बल्कि असम के लोगों के जीवन, खेती और प्रकृति से जुड़े पूरे साल को दर्शाता है। असम में साल भर में 3 बिहू मनाए जाते हैं, रोंगाली बिहू, कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू। तीनों बिहू साल के अलग अलग समय और परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। रोंगाली बिहू अप्रैल महीने में मनाया जाता है। ये असम का नया साल माना जाता है। इस समय नई फसल की बुआई शुरू होती है, इसलिए इसे नई शुरुआत का पर्व भी कहा जाता है। रोंगाली बिहू के दौरान लोग नए कपड़े पहनते हैं, बिहू नृत्य करते हैं और ढोल पेपा की आवाज से वातावरण उत्सवमय हो जाता है। ये बिहू खुशी, ऊर्जा और नए जीवन का प्रतीक है। जबकि कोंगाली बिहू अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ये समय किसानों के लिए कठिन होता है, क्योंकि पुरानी फसल खत्म हो जाती है और नई फसल अभी तैयार नहीं होती। इस बिहू में कोई बड़ा उत्सव नहीं होता, बल्कि लोग घरों और खेतों में दीपक जलाते हैं और अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करते हैं। कोंगाली बिहू संयम, धैर्य और उम्मीद का संदेश देता है। वहीं भोगाली बिहू जनवरी महीने में मनाया जाता है। इस समय फसल कट चुकी होती है और घरों में अनाज की भरपूर उपलब्धता होती है। इस बिहू को खाने पीने और आनंद का पर्व माना जाता है। उरुका की रात सामूहिक भोज होता है और अगले दिन मेजी जलाई जाती है। भोगाली बिहू मेहनत के फल और सामूहिक खुशी का उत्सव है। भोगाली बिहू को ही माघ बिहू भी कहते हैं। माघ बिहू की शुरुआत उरुका की रात से होती है। इस रात गांवों में लोग मिलकर बांस, पुआल और लकड़ी से अस्थायी झोपड़ियां बनाते हैं, जिन्हें भेलाघर कहा जाता है, और फिर लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, बातचीत करते हैं और उत्सव मनाते हैं। अगली सुबह रात को बनाई गई भेलाघर और मेजी जलाई जाती है। मेजी पुआल और बांस से बनाई जाती है और इसे जलाकर लोग सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। भेलाघर के दिन असम में लोग चावल नहीं खाते। इसके अगले दिन घरों में पारंपरिक भोजन तैयार किया जाता है। इस दिन पीठा लारू, सीरा दही, तिल और गुड़ से बनी मिठाइयाँ तथा मछली के व्यंजन विशेष रूप से खाए जाते हैं। माघ बिहू लोगों को साथ आने, खुशियां बांटने और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर देता है। ये उत्सव हमें प्रकृति के साथ जुड़कर जीने, मेहनत का सम्मान करने और सामूहिक जीवन को महत्व देने की सीख देता है। उरुका की सामूहिकता, भेलाघर की परंपरा और मेजी की अग्नि हमें एकता, त्याग और नई शुरुआत का संदेश देती है। पारंपरिक भोजन और सामूहिक आयोजन इस पर्व को और भी विशेष बनाते हैं। बिहू असम की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करता है और आने वाली पीढ़ियों तक साझा मूल्यों को पहुंचाने का माध्यम भी बनता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं मुकेश कुमार। राती दुपहरले मयना केसा केसा मरम तुमा जाति में काखते बहुवाए मयना मीठा मीठा सेने सुमा जाति में राती दुपहरले मयना केसा केसा मरम तुमा जाति में काखते बहुवाए मयना मीठा मीठा सेने सुमा जाति में कोइनु बुझिबा तुमी कोले मयना बुझि पाबा मोर होले मयना मरहनु आसलते जबहनु आसलते अभी हमने बात की माघ बिहू की, तो एक ऐसा ही बहुत रोचक और परंपरागत उत्सव त्रिपुरा में भी मनाया जाता है। पश्चिम त्रिपुरा जिले के एक गांव यानी अल्पना ग्राम में मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक विशेष उत्सव मनाया गया। इसे अल्पना और पीठापुली उत्सव कहा जाता है। ये बंगाली संस्कृति से प्रेरित उत्सव है, क्योंकि बंगाल में बड़ी धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। फसल कटाई के पश्चात का ये एक विशेष उत्सव है, जिसमें अल्पना की चित्रकारी होती है आंगन में, और दूसरी तरफ पीठापुली पकवान बनाए जाते हैं। और
इस उत्सव में किस तरह से परंपराओं की एक सुंदर झलक हमें देखने को मिलती है, हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य ने अल्पना ग्राम की तस्वीर हमें इस विशेष रिपोर्ट में भेजी है, क्योंकि अल्पना ग्राम दोबारा से इस संस्कृति को जीवित कर रहा है और इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी इस परंपरागत छवि से बहुत प्रचलित हो रहा है। तो आइए हमारे संवाददाता की अगरतला से भेजी हुई इस रिपोर्ट को सुनते हैं। अल्पना ग्राम आज सोशल मीडिया के जरिए भी लोगों की नजर में आ चुका है। मकर संक्रांति के आसपास ये गांव, जो आधुनिकता के दौर के बावजूद अपनी पहचान बनाए हुए है, दूर दूर से लोगों को आकर्षित करता है। गांव के घरों के आंगन चावल के आटे और पेड़ों के पत्तियों के रस से बनी सफेद और रंगीन अल्पना से सजे होते हैं। कहीं कच्ची जमीन पर तो कहीं गोबर से लिपे आंगनों पर बनी ये आकृतियां मिट्टी के खुशबू से भरी होती है। समय के साथ इस परंपरा में एक नया बदलाव भी देखने को मिला है। अब सिर्फ आंगन ही नहीं बल्कि घरों की दीवारों भी सुंदर अल्पना चित्रों से सजी हुई है। इन कलाकृतियों के लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए संस्कार भारती त्रिपुरा इकाई से जुड़े कलाकारों ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। मौसम का असर कम पड़े इसके लिए खास कोटिंग का उपयोग किया जा रहा है और अलग अलग विषयों पर अल्पना बनाई जा रही है। इससे ये परंपरा और मजबूत हो रही है। नई पीढ़ी को अल्पना और पीठापुली की सदियों पुरानी परंपरा से जोड़ने के उद्देश्य से सूचना एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग त्रिपुरा सरकार द्वारा अल्पना और पीठापुली महोत्सव 2026 का आयोजन किया गया और महोत्सव 13 जनवरी की दोपहर से 15 जनवरी तक चला। आयोजन में अगरतला नगर निगम, पश्चिम त्रिपुरा जिला परिषद, संस्कार भारती त्रिपुरा इकाई और अन्य राज्य सरकारी विभागों का सहयोग रहा। ये बहुत खुशी की बात है कि अल्पना ग्राम जो विश्व में बहुत ख्याति है, इसका अभी 7th ईयर को रनिंग चल रहा है। हम लोग ऐसे संस्कार भारती जो अखिल भारतीय सांस्कृतिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग ने सोचा कि यहाँ पर विजिट करने के बाद अल्पना तो हम फ्लोर में करते हैं ना, तो इसको कैसे डेवलप किया जाता है। तो हमने क्या किया, जो ट्रेडिशनल अल्पना है उसको ही रखा, उसके साथ थोड़ा मॉडिफिकेशन करके और अच्छा कलर यूज करके हमने जो मिट्टी में जो फ्लोर में जो अल्पना होता है, जिसको हम रंगोली कहते हैं हिंदी में, रंगोली का पैटर्न ज्यादा अलग होता है, उसको कास्ट मटेरियल से यूज किया जाता है कलरिंग। और हम लोग यहाँ पर जो मिट्टी में तो राइस पाउडर से होता है, हम राइस पाउडर ने हमने यहाँ पर वेदर कोड और अच्छे अच्छे कलर और यूज किया है। हमने अल्पना जो शिल्प है उसको मॉडिफिकेशन किया है, हमने उसको वॉल पे हमने फिक्स कर दिया। ये चावल का जो पेस्ट होता है ना, पाउडर, उसके साथ पानी मिला के, गोंद मिला के उसके बाद करते थे। हरा रंग के लिए हम जो शीम होता है ना, शीम, उसके पत्तियों को निचोड़ के एक रस बनाते थे, उससे ग्रीन कलर होता था। और इधर वैरायटी टाइप का मिट्टी मिलता है जिसका कलर अलग सा होता है, काला होता है, ब्राउन होता है, येलो होता है, मिट्टी का कलर, उससे वो लोग काम करते थे पहले। अभी तो फैसिलिटी ज्यादा हो गया। एक और अल्पना की सुंदरता और दूसरी ओर पीठापुली की खुशबू और स्वाद। मकर संक्रांति से एक दिन पहले शुरू हुए इस उत्सव ने पूरे गांव को आनंद और उल्लास से भर दिया। आम लोगों की सच्ची भागीदारी और उत्साह ने इस आयोजन को एक यादगार अनुभव बना दिया। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी अगरतला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम का आज अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा किया और असम और पश्चिम बंगाल के इस दौरे पर प्रधानमंत्री ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। तो आइए एक विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा किया। शनिवार शाम प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल से गुवाहाटी पहुंचे। गुवाहाटी एयरपोर्ट से अर्जुन भोगेश्वर बरुआ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक उन्होंने रोड शो किया। प्रधानमंत्री ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित बागुरुम्बा ध्व 2026 पारंपरिक बोडो सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर बोडो समुदाय के 10,000 से अधिक कलाकारों ने बागुरुम्बा नृत्य प्रस्तुत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बागुरुम्बा ध्व 2026 बोडो समुदाय की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का ऐतिहासिक उत्सव है। उन्होंने कहा कि असम की संस्कृति को नजदीक से देखने और बोडो समुदाय की परंपराओं को समझने का उन्हें सौभाग्य मिला है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रधानमंत्री ने असम का उतना दौरा नहीं किया जितना उन्होंने किया है, क्योंकि उनकी हमेशा ये इच्छा रही है कि असम की कला और संस्कृति को देश और दुनिया में पहचान मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसी सोच के तहत बड़े स्तर पर बिहू उत्सव झूमर बिनंदनी 1.5 साल पहले नई दिल्ली में आयोजित बोडो समुदाय बोडो महोत्सव और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। उन्होंने कहा कि असम की कला और संस्कृति का आनंद लेने का अवसर वे कभी नहीं छोड़ते। असम के इतिहास से ही भारत का इतिहास पूरा होता है और इसलिए बागुरुम्बा दहौ जैसे इतने बड़े भव्य उत्सव होते हैं। बिहू को राष्ट्रीय पहचान दी जाती है। हमारे प्रयासों से छोराई देऊ मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान मिलता है। असमिया भाषा को क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया जाता है। हमने बोडो भाषा को भी असम की एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। बोडो भाषा में शिक्षा को मजबूत करने के लिए अलग निदेशालय की स्थापना भी की है। हमारे इसी कमिटमेंट के कारण बाथौ धर्मों को पूरे सम्मान के साथ मान्यता मिली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार असम की संस्कृति को पूरे देश की शान मानती है और असम के बिना भारत का इतिहास अधूरा है। उन्होंने बताया कि बागुरुम्बा ध्वज जैसे भव्य उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। बिहू को राष्ट्रीय पहचान मिली है। चेराई देव मोईदाम को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। असमिया भाषा को शास्त्रीय दर्जा दिया गया है और बोडो भाषा को असम की शहर राजभाषा का दर्जा मिला है। बोडो शिक्षा को मजबूत करने के लिए अलग निदेशालय भी बनाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2020 के बोडो शांति समझौते से दशकों का संघर्ष समाप्त हुआ, विश्वास बहाल हुआ और हजारों युवा हिंसा छोड़कर मुख्यधारा से जुड़े। उन्होंने कहा कि शांति समझौते के बाद बोडोलैंड में शिक्षा और विकास के नए अवसर पैदा हुए हैं और शांति लोगों के जीवन का हिस्सा बनी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि बोडो कचारी कल्याण स्वायत्त परिषद का गठन किया गया। बोडोलैंड के लिए 1500 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज दिया गया। वहीं कोकराझार में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना हुई और तुमुलपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण तेज किया गया है। नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल संस्थान और गोवर्धना, पार्वत झोरा व होरसिंगा में पॉलिटेक्निक और प्रशिक्षण संस्थान युवाओं के लिए नए अवसर बना रहे हैं। कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री गुवाहाटी के स्टेट गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम के लिए रुके। आज प्रधानमंत्री ने नांगांव जिले के कलियाबोर में 6,950 करोड़ रुपए से अधिक की काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। ये परियोजना वन्य जीवों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगी, मानव वन्य जीव संघर्ष को कम करेगी, सड़क सुरक्षा बढ़ाएगी और यात्रा समय घटाएगी। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर कामाख्या रोहतक और डिब्रूगढ़ गोमती नगर अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल के मालदा टाउन स्टेशन से हावड़ा कामाख्या वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का भी शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने कलियाबोर के मौचौंदाज मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया और इसके साथ ही अपना असम दौरा समाप्त किया। गुवाहाटी से अमीनुल हक की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। श्रोताओं, पिछले सप्ताह हमने कोहिमा से प्राप्त रिपोर्ट में अंगामी जनजाति के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल की थी। आज फिर से हमारी संवाददाता असोनो ने हमें ये एक विशेष रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने चर्चा की है नागालैंड की एक और जनजाति आओ नागा जनजाति के बारे में। तो आइए जानते हैं कि आओ नागा जनजाति किस तरह से अपनी परंपराओं और अपनी लोक संस्कृति से नागालैंड को समृद्ध करती है और हम इस जनजाति की परंपराओं से भी, इस
खास रिपोर्ट में रूबरू होंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष रिपोर्ट। आज की इस कड़ी में हम आपको परिचित करा रहे हैं नागालैंड की एक प्रमुख जनजाति आओ नागा जनजाति से। नागालैंड में कुल 18 प्रमुख जनजातियां निवास करती हैं और उनमें आओ नागा जनजाति का विशेष स्थान है। जनसंख्या के लिहाज से आओ नागा नागालैंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है। आओ नागा की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूमि मोकांग चुंग जिला है। यही इलाका इनकी पहचान, परंपराओं और सामाजिक जीवन का केंद्र रहा है। मोकांग चुंग को आओ नागाओं की धरती कहा जाता है और इसे लैंड ऑफ पायनियर्स यानी अग्रदूतों की भूमि भी कहा जाता है। आओ नागा जनजाति की अपनी विशिष्ट भाषाएं हैं। यहाँ मुख्य रूप से चुंगली, मोंगसेन और चांगकी भाषाएं बोली जाती हैं। ये भाषाएं न केवल संवाद का माध्यम है, बल्कि आओ समाज की परंपराओं, लोक कथाओं और सांस्कृतिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का साधन भी है। आओ नागा लोगों का जीवन प्रकृति के करीब है। कृषि, बागवानी और वानिकी इनके मुख्य व्यवसाय हैं। अन्य कई नागा जनजातियों की तरह आओ लोग भी पारंपरिक रूप से झूम खेती करते आए हैं। वहीं त्योहार आओ नागा समाज के जीवन का अहम हिस्सा है। आओ जनजाति 2 प्रमुख त्योहार मनाती है, मोआत्सू और सुंगरेमोंग। मोआत्सू त्योहार मई महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ये त्योहार बीज बोने का काम पूरा होने के बाद 3 दिनों तक चलता है। इन दिनों गांव के लोग इकट्ठा होकर सामूहिक भोज करते हैं, पारंपरिक गीत और नृत्य प्रस्तुत करते हैं और आपसी भाईचारे को मजबूत बनाते हैं। मोआत्सू को सामुदायिक एकता और मेलजोल का पर्व माना जाता है। वहीं सुंगरेमोंग आओ नागाओं का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। ये फसल कटाई के तुरंत बाद मनाया जाता है। इस अवसर पर ईश्वर से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना की जाती है। पारंपरिक नृत्य होते हैं और पूरे गांव में उत्सव का माहौल रहता है। सुंगरेमोंग केवल उत्सव नहीं, बल्कि एकता, विश्वास और सामूहिक जीवन की भावना का सशक्त प्रतीक है। आओ नागा जनजाति की सांस्कृतिक पहचान इनके पारंपरिक वस्त्रों, आभूषणों और जीवन शैली में साफ झलकती है। इनके वस्त्रों और कलाकृतियों में पशु, पक्षी, मछलियों, हड्डियों और प्रकृति से जुड़े अनेक रूपांकन देखने को मिलते हैं। सुंदर ढंग से बुने हुए कपड़े और सजावटी तत्व आओ नागाओं के पारंपरिक परिधान को आकर्षक बनाते हैं, जिससे वो नागालैंड की सबसे आकर्षक जनजातियों में गिने जाते हैं। परंपरागत रूप से आओ योद्धा युद्ध के समय शरीर पर कोई विशेष रंग लगाते थे। वे कौड़ियों, हाथीदांत या पीतल के बाजूबंद और बड़े सफेद समुद्री शंखों से स्वयं को सजाते थे। बांस से बने सिर पर पहनने वाले साज सामान और शिकार के औजारों पर पक्षियों की पूंछ के पंख और रंगीन बालों की झालरें लगाई जाती थी। ये सजावट उनके साहस, शक्ति और पहचान का प्रतीक मानी जाती थी। आओ नागा महिलाएं हार, झुमके, बाजूबंद, चूड़ियां और सिर पर पहनने वाले आभूषणों से अपने पारंपरिक वस्त्रों को और भी आकर्षक बनाती हैं। इन आभूषणों से उनके पहनावे में गरिमा और सौंदर्य झलकता है। आओ नागा समाज लोक साहित्य की दृष्टि से भी बेहद समृद्ध है। इनके लोकगीत,
कथाएं और कहावतें इनके इतिहास, विश्वासों, धार्मिक मान्यताओं, सामाजिक नियमों को दर्शाती हैं। ये लोक साहित्य आज भी उनके सामाजिक जीवन को दिशा देता है और सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखे हुए है। इस तरह आओ नागा जनजाति नागालैंड की सांस्कृतिक विविधता का एक महत्वपूर्ण और जीवंत हिस्सा है, जो अपनी परंपराओं, त्योहारों और जीवन शैली के माध्यम से पूरे पूर्वोत्तर भारत की सांस्कृतिक पहचान को समृद्ध करती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए कोहिमा से असुनुओं की रिपोर्ट के साथ मैं सरफिरोजी। श्रोताओं, 77वें गणतंत्र दिवस का हमें बेसब्री से इंतजार है और राष्ट्र के इस महापर्व में हमें परेड के दौरान विशेष झांकियां देखने को मिलती हैं। तो विशेष अतिथि के रूप में इस बार अरुणाचल प्रदेश के नामसाई जिले के 2 विद्यार्थियों को भी आमंत्रित किया गया है। हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने हमें ये विशेष रिपोर्ट भेजी है और उन्होंने ये बताया है कि इन 2 विद्यार्थियों की क्या उपलब्धियां हैं और क्यों इन्हें इस बार की 26 जनवरी की यानी गणतंत्र दिवस की परेड में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। तो आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की ये विशेष रिपोर्ट। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि में नामसाई जिले के चौंखाम स्थित सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 11 साइंस की 2 छात्राओं नांग सुजाता जेनौ और कुसुम कुमारी मिश्रा को आगामी 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में होने वाले 77वें गणतंत्र दिवस परेड के लिए विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया है। दोनों छात्राओं को अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग के तहत एक राष्ट्र पहल स्कूल इनोवेशन मैराथन में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए ये विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने प्लास्टिक कचरा प्रबंधन पर केंद्रित एक कड़ी राष्ट्रीय ऑनलाइन प्रोजेक्ट प्रतियोगिता में अपनी अलग पहचान बनाई। उनके प्रोजेक्ट ने, जिसमें प्लास्टिक मुक्त भविष्य के लिए व्यवहारिक समाधानों पर जोर दिया गया है एवं उच्च स्तर की वैज्ञानिक सोच प्रदर्शित हुई, जिसने राष्ट्रीय मूल्यांकनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है। अपने मेंटर श्री मोइरांगथाम सुरचंद सिंह पीजीटी फिजिक्स के मार्गदर्शन में छात्राओं ने अभिनव दृष्टिकोण विकसित किया, जो भारत के स्थिरता लक्ष्यों और स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप है। GHSS चौंखाम को इस सम्मान के लिए अरुणाचल प्रदेश से चुने गए एकमात्र स्कूल होने का गौरव प्राप्त हुआ है और ये उपलब्धि पूर्वोत्तर में युवा नेतृत्व वाले नवाचार के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए स्कूल के प्रिंसिपल श्री तोनुपर्तिन ने कहा है, उनके नेतृत्व और कड़ी मेहनत ने न केवल संस्थान का नाम रोशन किया, बल्कि ये भी साबित किया है कि हमारे युवा एक स्थायी भारत को प्राप्त करने की कुंजी है। स्कूल समुदाय और नामसाई जिला प्रशासन ने इस बड़ी सफलता के लिए छात्राओं एवं उनके मेंटर को हार्दिक बधाई दी है, जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश को वैज्ञानिक नवाचार के राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थापित किया है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम का अंक यहीं तक। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी और हमारा व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत की कुछ और झलकियों के साथ हम आपके बीच होंगे। पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के एक नए अंक में हमें अनुमति दें। नमस्कार। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।